तो हमारे सामने भारतीय संविधान पर कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी है जी। और आज की हमारी चर्चा का मिशन है इसकी उन खासियतों को समझना जो इसे दुनिया में मतलब बिल्कुल यूनिक बनाती है। बिल्कुल। और इसकी पहली और सबसे प्रसिद्ध विशेषता से ही शुरुआत करते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सवाल ये है कि आखिर इसे इतना बड़ा और इतना डिटेल क्यों बनाया गया? यही तो, इसी सवाल का जवाब आज हम इन स्रोतों में ढूंढते हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इसके साइज को ही देखते हैं। जी। जब 1950 में मूल संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। और आज ये बढ़कर 25 भाग और 12 अनुसूचियों तक पहुंच गया है। जी। और इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। मतलब कमाल है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका ये जो विशाल आकार है वो बेवजह नहीं है। अच्छा? इसके मुख्य कारण हैं, एक तो भारत का विशाल आकार और उसकी विविधता। केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग विस्तृत प्रावधान। और हाँ, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का इस पर बहुत गहरा असर था। मतलब एक मजबूत ढांचा पहले से था जिसे और बेहतर बनाया गया। बिल्कुल। अब इसकी संरचना पर आते हैं जिसमें एक अनोखा संतुलन दिखता है। इसे एकात्मक झुकाव वाली संघीय व्यवस्था कहा गया है। यानी इसमें लिखित संविधान और शक्तियों के विभाजन जैसी संघीय विशेषताएं हैं, लेकिन साथ ही एकल नागरिकता और एक मजबूत केंद्र जैसी एकात्मक विशेषताएं भी हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। और यही संतुलन हमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में भी दिखता है। हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत कि ये कठोर भी है और लचीला भी। ये कैसे काम करता है? देखिए, कुछ प्रावधानों को तो साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, ये इसका लचीलापन दिखाता है। अच्छा। वहीं कुछ बहुत जरूरी मुद्दों के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति की जरूरत होती है, जो इसे कठोर बनाता है। जी। और ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। अब शासन प्रणाली की बात करें तो भारत ने ब्रिटेन से प्रेरित संसदीय प्रणाली, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, हाँ। उसे अपनाया। हाँ। इसमें एक नाममात्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति होते हैं और एक वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। और इस संसदीय प्रणाली को संतुलित करने के लिए एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है, जिसकी प्रेरणा अमेरिका से ली गई है। बिल्कुल। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव को भी सुनिश्चित करता है। और सबसे बड़ी शक्ति है न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 13 जी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अगर वो असंवैधानिक है तो उसे रद्द कर सकता है। एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम। सही। अब नागरिकों के नजरिए से देखते हैं, संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है भाग 3 में। हाँ। और ये न्याय संगत है, मतलब इनके हनन पर हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। जी। और इसके साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भी हैं भाग 4 में, जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं, पर वो गैर न्याय संगत हैं। बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। हाँ, भाग 4A में, जो नागरिकों को उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि भारतीय संविधान सिर्फ नियमों का एक संग्रह भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने कई देशों से बेहतरीन विचार लिए और उन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला। सही कहा। इसमें एक विचार करने वाली बात यह भी है कि ये एक जीवंत दस्तावेज है। मतलब ये समय के साथ विकसित होता है। जी। जैसे समय के साथ इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए और मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य में भारत के विकास के साथ तालमेल बैठाने के लिए इसमें और क्या बदलाव जरूरी हो सकते हैं।